जय हिंद साथियों। इस देश के लोगों को एक नेता चाहिए जो इस देश को चला सके। उस नेता का इंतजार नेहरू से लेकर के मोदी तक के काल में हर समय जब चुनाव नजदीक आता है तब तब उस नेता की खोज शुरू हो जाती है। लेकिन इस देश को कोई सिस्टम नहीं चाहिए, एक ऐसा सिस्टम जिसके हिसाब से यह देश चले और नेताओं की आवाजाही होती रहे। बिल्कुल नहीं ऐसा चाहिए। वाकई इस देश के लोगों को एक अच्छा नेता चाहिए। जो अटल बिहारी वाजपेयी का साइन इन इंडिया जब अस्त हो चला तो उसके बाद एक नेता की तलाश थी। मनमोहन सिंह के दौर में जो घपले घोटाले निकल करके सामने आने लगे तो उसके बाद भी इस देश की एक नेता की तलाश था। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी के दौर में इस देश में जो इस देश के बेसिक स्ट्रक्चर ही टूटने लगे, धराशायी होने लगे, तो इस देश के संस्थान सरकार के कार्यकर्ता में तब्दील दिखाई देने लगे। तब लगा कि एक ऐसा नेता इस देश को चाहिए जो इस देश में सिस्टम को ला सके। अब इस देश को सिस्टम कभी भी नहीं चाहिए। सिस्टम चाहिए तो वह भी किसी नेता के भरोसे ही। तो क्यों नहीं इस खत्म हो चले सिस्टम के भीतर अगर डूब कर देखा जाए और समझा जाए इसको कि क्या वाकई हमारे देश में सिस्टम चलने लगे या चल रहा होता तो मौजूदा समय की सत्ता जो है 2 दिन भी टिक नहीं सक पाती। क्योंकि इस देश के भीतर में जो नियम कानून कायदे जो हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के संविधान को लेकर के व्याख्या, जिस लिहाज से गवर्नेंस चलना चाहिए, जिस लिहाज से पार्लियामेंट संसद को चलना चाहिए और जिस तरीके से इस देश में सरकार की जिम्मेदारियां आम लोगों, आम नागरिक को लेकर के हो, अगर उसको और देखने की स्थिति में इस देश के तमाम संस्था एजेंसियां अगर खा करके खड़े हो जाए तो क्या वाकई नरेंद्र मोदी की सत्ता चंद मिनटों का मेहमान हो बनकर के रह जाएगी? आपको चुनाव की दिशा में जाने की जरूरत, अगर आप एक बार सोचिए कि इलेक्शन कमीशन अगर ये तय करे कि चुनाव के समय में कोई भी हेट नफरत वाली स्पीच ना हो, कोई भी पैसे की लेन देन ना हो, इस समय जो भी इस दौर की जो चुनावी संहिता को तोड़ेगा उसको जेल के टिकट काट दिया जाएगा। यह निर्देश अगर चुनाव आयोग जारी कर देता है, अगर नियम कानून कड़े बन जाए चुनाव के समय और खास तौर पर सत्ता के हाथ में जब समूची लगाम ही होती है तो उस लगाम को अपने आप में वो अगर कस ले और इस मौजूदा समय की सत्ता का हर चुनाव के समय में क्या होगा? हो सकता है कि इस देश के लोग कहे नहीं नहीं, लेकिन फिर कर्नाटक की सरकार नहीं गिरी होती 5 साल पहले, मध्य प्रदेश के अंदर जो सरकार टूटी वो नहीं टूटी होती, गोवा के अंदर सरकार नहीं गिरती, उत्तराखंड के राज्य में सरकार नहीं होती, इस देश के विधायकों को कोई खरीद नहीं सकता था कोई पार्टी। शिवसेना इस तरह से 2 पार्टी में नहीं बढ़ती। एनसीपी को लेकर के जो मौजूदा समय में सवाल है उस पर तो चंद मिनटों में चुनाव आयोग फैसला दे देता, क्योंकि नियम कानून कायदे तो बिल्कुल साफ तौर पे सामने खड़े होते हैं। तो क्या इस चुनाव आयोग अगर अपने काम को करने लगे ईमानदारी से तो क्या इस देश के भीतर में जो चुनाव की प्रक्रिया होती है और उस चुनाव प्रक्रिया के तहत सत्ता जो इस दौर में अपनी ताकत को दिखाती है, क्या एक झटके में वो गायब हो जाएगी? हो सकता है ये ताकत गायब। दूसरी परिस्थिति आप यह भी सोचिए कि सीएजी अगर इस देश के तमाम मंत्रालयों की रिपोर्ट अगर सामने रखती चले जाए और बताते यह चले जाए कि कितना खर्च किस डिपार्टमेंट में, किस एवज में, किस समय हुआ, बजट में जो पेश किया गया और जो कुछ मंत्रालय ने दिखाया उसके अलावे कितना प्रचार के अंदर खर्च हुआ, और ये सब कुछ बाकायदा सीएजी रिपोर्ट के जरिए मंत्रालय दर मंत्रालय चीजें अगर सामने अगर आने लगे, बाहर निकलने लगे, तो क्या एक ही झटके में क्या नरेंद्र मोदी की सत्ता की तमाम मंत्रालयों के हाथ पांव फूल जाएंगे, सांसें फूलने लगेगी, वाकई लगने लगेगी तमाम मंत्रालय में जो सचिव सरकार के अनुकूल चलते हैं क्या उनको इस दौर में एक्सटेंशन क्यों दिया गया, इसकी पोल भी खुल जाएगी देश के सामने। तो इसका काम कौन करेगा? लेकिन सीएजी का काम तो यही है, उसको देखना है। बाकायदा चार्टेड अकाउंटेंट के तौर पर वह देखता है कि कहां पर किस घोटाले में कितना, किस बजट में निर्धारित किया गया था उसमें अनुकूल हो रहा है या नहीं हो रहा है। और इस समय जब सबको पता है कि हर विभाग का प्रचार डिपार्टमेंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के आसरे इस देश के पत्रकारों में रेंगता नजर आता है, तो फिर सरकार चौराहे या फिर किसी पोस्टर में तब्दील होता हुआ दिखता है तो क्या उस पर रोक लग सकती है? क्योंकि सवाल तो देश के पैसे का है। तो क्या सीएजी इस रिपोर्ट को अगर देश के सामने अगर लाए और जनता इस बात को समझ जाए तो क्या स्थिति ऐसी भी आ सकती है जो सरकार जब 2-4 दिन भी नहीं चल पाए, टिक ही नहीं पाए? और ये दूसरी स्थिति थी
इस तीसरा कारण समझिए कि अगर हमारे देश के आरबीआई अगर तय कर ले कि सरकार के मन मुताबिक पैसा सरकार को नहीं दिया जाए, सरकार की तरफ से जो लिख करके आता है कि हाँ इसे इतना कर्ज दे दीजिए, और उसके बाद सरकार जिस तर्ज पर कर्ज माफी करती चली जाए, जिसको रिटर्न ऑफ कहा जाता है, अगर आरबीआई इस तरीके पे रोक टोक लगाने की परिस्थिति में आ जाए खुल करके, और ऐसा कहे कि मत समझिए जिस डिविडेंड को या जिस फायदे को आप ले जाते हैं उस पर भी एक मोटी रेखा खींचनी होगी, जिसको पहले खींची हुई थी आपने उसे बदल दिया, आपने उसमें परिवर्तन ला दिया, तो क्या वाकई सरकार के सामने पैसे के लाले पड़ सकते हैं? या सरकार जो जीएसटी तक का पैसा सरकार राज्य को तक को नहीं दिया और कहे आरबीआई से आप कर्ज ले लीजिए, और उसके बाद आरबीआई गवर्नर ने ऐसे समय पे आपकी अर्थव्यवस्था ठीक नहीं है, और जिस तरीके से बोझ जो है ये बैंकों पे पड़ी हुई है, जितने बड़े लाभार्थी को तादाद में आपने कल्याण योजनाओं का ऐलान कर दिया, और आरबीआई बिना निर्देश के कि देता है कि इस तरीके से बैंकों पे बोझ नहीं डाला जा सकता, और जिस तरीके से पैसों को आप बांट रहे हैं खुलेआम, और उनसे जो पैसा ले रहे हैं, और जो नोट को कभी भी बंद कर देना, कभी भी चालू कर देना, कितना भी नोट को छपवा लेना, उस नोट को खर्च करने की एवज में, यानी उसको दोबारा से नष्ट करने के जो प्रक्रिया में उस खर्च को जो होता है वो कौन देगा वो खर्च? यानी आरबीआई अगर सक्रिय हो जाए तो क्या सरकार इस समय कंगाल हो सकती है? यह भी सवाल है बहुत बड़ा। तो आरबीआई का सक्रिय होना, या फिर सीएजी का रिपोर्ट का सामने देश के सामने आना खुल करके, या फिर इलेक्शन कमीशन खुद सक्रिय हो जाना, और इस समय सबसे मजबूत जो हथियार के तौर पे जो टूल है जो ईडी इस देश में जो मौजूद है, अगर वो कहने लगे कि मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब होता क्या है इस देश में, और मनी लॉन्ड्रिंग के आश्रय इस देश से बाहर कितने लोगों को भेज दिया और कितने लोग चले गए, अगर हम यही कहते रह गए कि इन्होंने गड़बड़ी की और सरकार ने हमें उन्हें बाहर भेज दिया, और हम यहाँ की अदालतों में यही कहते रह गए कि आप उन पर भगोड़ा साबित कीजिए, और भगोड़ा अपराधी हैं, वो आर्थिक अपराधी है हमारे देश के, इसीलिए हमारी उम्र कम जाएगी, तो इस देश के भीतर में आर्थिक सुरक्षा का जो जिम्मा मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए जो ईडी के हाथ में जो सौंपा गया, तो क्या ईडी अपना काम नहीं करे? एक दो नहीं, लगभग लंबी फहरिस्त है, कितनी बड़ी तादाद में लोग इस देश को छोड़ करके चले गए, उन्हें भगोड़ा साबित करने की दिशा में यही की अदालत में चक्कर काटते रहे, यहां तक कि मेहुल चौकसी तक का मामला इस रूप में इस देश के सामने पुष्टि नहीं कर पाता अदालत की इनको कभी दोषी ठहराया जाए या फिर ये भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया जाए या नहीं किया जाए। इसमें भी अड़चनें खड़ी हो जाती है। तो क्या ईडी अपनी जिम्मेदारी को निभाने लगे तो उसके बाद इस देश के भीतर में मनी लॉन्ड्रिंग का किस्सा एक झटके में ही खत्म हो जाएगी। तमाम तरह की परिस्थितियां को अगर आप परखने का समझने का कोशिश कीजिएगा तो क्या लगेगा कि वाकई अपने ईडी जो इस देश में सही काम करने की दिशा में कर रही है। सीएजी अपने दिशा में सरकार के तमाम मंत्रालयों के आर्थिक इशू को मुद्दे को लेकर के अपनी रिपोर्ट जारी करने लगे। आरबीआई जो पैसा सरकार लेती है उसको लेकर के सरकार से सवाल खड़ा कर दे और चुनाव आयोग अपने चुनाव को लेकर के सरकार पर बंदिश लगाए कि आप किस रूप में किसी रूप में फ्री नहीं है कि आप सोच ले कि आप ही ने नियुक्ति किया है चुनाव आयोग की, तो वो तो आपसे सवाल नहीं करेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। महज 4 महीना का समय अगर सक्रिय हो जाए, अगर सक्रिय हो चले, अगर इस चारों संस्थाएं जिस देश के भीतर में सर्वोच्च न्यायालय पर नकेल कसने के लिए और सुप्रीम कोर्ट को फैसले को बदलने के लिए, जिस देश में सरकार सक्रिय खुद नजर आती है और खुले तौर पर नजर आए और संसद का उपयोग करे, उसमें बिल ले आए और उसके बाद बतलाए कि हम ही इस देश के सब कुछ हैं क्योंकि जनता ने इस देश में हम ही को चुना है और सारी जिम्मेदारी हम ही को दिया है क्योंकि चुनाव में हम ही जाते हैं, और कानून मंत्री इस देश के जजेस को धमकी देने लगे तो चुनाव में तो आप नहीं जाते, चुनाव में तो हम जाते हैं। तो हमारे हिसाब से ये देश चलना चाहिए, हमारी जिम्मेदारी लोगों को लेकर के है। तो क्या संविधान ही हो या डेमोक्रेसी की जो परिभाषा हमारे देश में जो लिखी गई हो संविधान के अंदर कि चुनी हुई सत्ता को संविधान माना जाए, उसी सत्ता के तमाम कार्यकलापों को डेमोक्रेसी के शक्ल में इस देश में पेश कर दिया जाए, क्या ये संभव है? पता नहीं कि कितना संभव हो पाएगा, लेकिन आज जो कुछ
समूची फहरिस्त को कुछ समझने का जो प्रयास किया, इस देश भारत देश के अंदर में जो मनी लॉन्ड्रिंग का किस्सा है, हमारे देश के बीच में जो नेताओं को प्रभावित कर रहा है और समूचा विपक्ष इससे जूझ रहा है, खुले तौर पे बतला रहा है कि उसके भीतर का सच क्या है। सच यह है कि आने वाले समय में 300 से ज्यादा कर्ज लिए हुए ऐसे बिलियनियर्स हैं जो देश छोड़ करके जा चुके हैं। तकरीबन 500 लोग तो भाग चुके हैं, 500 लोग और भाग जाएंगे, ये कहना या वो रोका जाना चाहिए उनको, या फिर उनको वाकई ढील दी जाती है कि आप निकल जाइए, आप भगोरों को देश में नहीं ला सकते हैं, नहीं ब्लैक मनी को लाया जा सकता है। तो क्या भारत के संस्थान इतने कमजोर हैं वो ब्लैक मनी भी नहीं ला सकते? जो भगोरे भागते हैं और दूसरे देशों में बस जाते हैं, क्या उनको लाने में भी मुश्किलें खड़ी हो जाती है? आप कहेंगे कि हाँ ये हो सकता है, लेकिन अलग अलग डिपार्टमेंट संस्थाओं के भीतर, विभागों के जरिए, मंत्रालयों के भीतर से एक सवाल आपके जहन में हमेशा उठना चाहिए कि हर मंत्रालय का मुखिया मंत्री होता है जिसे जनता चुन करके भेजती है, लेकिन वाकई आपके जहन में यह सवाल है कि इस दौर में कानून मंत्री कौन है? इससे पहले कानून मंत्री जो था, उन्होंने जो जो कहा उसके जरिए अपनी पहचान किरण रिजिजू, अभी अर्जुन मेघवाल जी, और लेकिन हर विभाग के भीतर जब आप घुसते चले जाइएगा तो आपके दिल में एक सवाल होगा, इस मंत्रालय के मंत्री कौन है हम नहीं जानते। हाँ, इस देश के प्रधानमंत्री चलाते हैं, हाँकते हैं, ये हम जानते हैं, और तमाम मंत्रालयों उनके अधीन है और तमाम नौकरशाही रिपोर्ट प्रधानमंत्री को करती है। पीएमओ के भीतर हर मंत्रालय, हर राज्य से जुड़ा हुआ एक ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल का अधिकारी होता है जो एक पूरे रिपोर्ट को तैयार करता है, जो यूपीएससी का अधिकारी होता है। इसी आधार पर सारी चीजें निकल करके आती है, उसमें ना कोई मंत्री का योगदान है, ना इस देश के भीतर में कोई चेक एंड बैलेंस की कोई गवर्नेंस। तो ऐसी परिस्थिति में ईडी की बात की जाए, आरबीआई से की जाए कि एक वक्त आरबीआई के गवर्नर उर्जित पटेल ने कुछ सवाल खड़े कर दिए थे देश के सामने और वो सरकार को अच्छे नहीं लगे और उर्जित पटेल को विदाई मिल गई। रघुराम राजन ने भी सवाल किया था सत्ता से, लेकिन वह भी नहीं रुक पाए। उन्हें टिकेगा कौन? जो एक्सटेंशन किसको मिलेगा? जो सरकार के अनुकूल काम करेगा। सरकार का मतलब इस देश में क्या होगा? यह सब कुछ इस दौर में, इस समय में बहुत ट्रांसपेरेंट है, बहुत साफ है। शायद इसलिए भी यह सवाल है कि इस देश के भीतर जो पॉलिटिकल पार्टी जो है, राजनीतिक पार्टी के साथ जो मुद्दे लगातार पहुंचते हैं, वो मुद्दे के तह में अगर आप घुसिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि दरअसल ये मुद्दे इस देश की महंगाई, गरीबी से ज्यादा इस देश के पूरे सिस्टम को खोज रहा है। जो सिस्टम अगर काम करे तो उसके देश के अंदर की परिस्थिति अनुकूल हो सकती है, लेकिन हमको नेता एक चाहिए। हमको एक नेता चाहिए जिसको पूरा देश चुनने के लिए तैयार। वो अदद नेता इस देश के सिस्टम अपना ला, वो खुद को ही सिस्टम मानता है और अपने द्वारा लिए गए निर्णय, फैसलों को इस सिस्टम का पूरी आजादी के तौर पर पेश कर देता है। जब हम आपसे यह बात कर रहे हैं तो एक पल के लिए आप जरा सोचिए कि पहले सत्र में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब 14 में आए और 19 तक में, उस दौर में 380 व्यक्ति इस देश के भीतर से चले गए। उसके बाद से 223 लोग और भाग गए। दूसरे सत्र में 2019 से लेकर 19 में जब कोई, उसके बाद 70% उसमें से मामले ईडी के पास गए। ईडी इन्हें रोक नहीं पाई। बैंकों ने शिकायत किया जिन जिन एजेंसियों संस्थाएं से, उन्होंने एजेंसियों ने काम नहीं किया, क्योंकि जिन जिन संस्थाओं को जिन जिन नामों को सौंपा गया, उन नामों के पीछे सत्ता का कोई ना कोई चेहरा था, वहां कोई ना कोई कनेक्शन था। और सरकार और सत्ता से कौन टकराए, क्योंकि हर कोई की अपनी नौकरी कर रहा है। तो जो बैंकों के भीतर भी बैठे हुए जो डायरेक्टर हो या बोर्ड हो या फिर चेयरमैन ही क्यों ना हो, उनके सामने भी यह सवाल लगातार रेंगता है कि जो उन पर से ऊपर से लिख करके जो चिड़िया बैठा कर कहता कि आप इसे लोन दे दीजिए, तो लोन नहीं देने का कोई सिला मिलता है क्या? इस देश का पैसा है, देश का बैंक है, सहकारी बैंक है, दे दिया गया। जनता का पैसा, लोगों का पैसा है, लोगों का पैसा बांट दिया गया क्योंकि जनता ने उस सरकार को चुना। क्या फर्क ही पड़ता है? 300 से ज्यादा लोग जो भागे हैं हमारे देश से, और जो जिक्र कर रहे हैं कि ईडी का, उसमें हर एक व्यक्ति से जुड़े हुए जो ईडी के नाक तले जो दुम निकल लिए, वो 24 देश में, इस 24 देश में 121 भगोड़े मौजूद हैं, जो कि ईडी की कार्रवाई होती, सरकार की सक्रियता होता तो कोई भी नहीं बच पाता, लेकिन और भाग भी नहीं पाता। लेकिन 24 देशों में जो 121 भगोड़े मौजूद है, जो बैंकों से लोन लेकर के, उनकी तादाद में जो है इस देश के भीतर में
जितनी है, क्या वाकई इस नाम जैसे विजय माल्या, मेहुल चौकसी है, नीरव मोदी है, शंकरन है, नितिन जैसन देसाई है, चेतन कुमार है, हितेश नरेंद्र भाई पटेल है, संदीप झुंझुनवाला है, संजय मेहुलवाला है, नितिन संजय साहब, यानी इस तरह तमाम जो चेतन संजय साहब, विपुल, जतिन मेहता है, यानी सारे नाम अगर आप देखते जाइएगा, ढूंढते चले जाइएगा तो कितने लाख करोड़ का मामला होगा। और एक पल के लिए जरा आप सोचिए कि जितनी रकम लेकर के ये लोग देश छोड़ करके भाग गए, अगर उतनी रकम इस देश की सिस्टम पर खर्च कर दिया जाता, इस पे तमाम मंत्रालयों के अंदर खर्च कर दी जाती, तो वाकई बवाई हो जाती। आपको यह जान करके भी हैरत होगी कि ईडी जिस राज्य में जाती है वहां पूछताछ वाले छापा में, तो उसमें जो निचले रैंक के जो अधिकारी होते हैं वो उनके रुकने की व्यवस्था भी 3 स्टार होटल, उनको टिटपुंजिया होटल में रुकना पड़ता है। उनको जो पैसा मिलता है उसमें भी वो भोजन कर पाए नहीं कर पाए, इतना अच्छा भोजन यह भी मुश्किल होता है। अनाउंसेस जो होते हैं इतने कम हैं कि वह किसी कलर के बराबर के अनाउंसेस है, लेकिन नाम ईडी का है, सिस्टम अंदर से खाली है। उसके जरिए राजनीतिक फूल बना करके इस देश के अंदर डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन की परिभाषा पे आ जाता है। जब इस बात का जिक्र हो रहा है तो जो 312 भगोड़ों का जिक्र है उसमें से 1,41,583 करोड़ का सवाल है। अब जरा आप सोचिए कि चुनावी साल में सबसे ज्यादा खर्च 2019 में 11 ऐसे भगोड़े भाग गए इस देश को जो 100 करोड़ से ज्यादा का लोन लिया हुआ था और वह नहीं चुकाए, और सरकार उसकी एवज में उसको रिटर्न अप करती है और बैंकों को पैसा दे देती है क्योंकि हम इसकी भरपाई कर रहे हैं। उसके बाद जो भागने वाले लोग थे उसमें से 1,000 करोड़ से ज्यादा 26 डिफॉल्टर, जिनके ऊपर कुल 60,425 करोड़ का कर्ज था, चुकाना था, उन्हें देना था लेकिन नहीं दे पाए। 500 करोड़ से ज्यादा, लगभग 40 से बड़े, उसके ऊपर जो पैसा और था वह 2,500 करोड़ से ज्यादा का, 100 करोड़ से ज्यादा वाले तादाद में 246, यानी 100 से 500 के बीच में 246 लोग थे। उनके ऊपर 52,859 करोड़ का कर्ज था। यह एक डिपार्टमेंट का जिक्र दूसरी प्रसिद्धि में देखिए, जो सीएजी अपने तौर पे, सीएजी हर डिपार्टमेंट को अपनी तौर पर तमाम परिस्थिति, तमाम सरकारों के दौर में जो हर विभाग से जुड़ी हुई जो वित्तीय इरेगुलरिटीज को जो बतलाता है फाइनेंशियल को, अगर उस समय अगर सामान्य तौर पर अगर किसी भी विभाग के अंदर फाइनेंशियल एस्पेक्ट को अगर आप देखिएगा, समझिएगा, तो उस विभाग से जुड़े हुए प्रचार की बजट को आप देखिएगा, और इस देश के अंदर में जो अलग अलग कल्याणकारी योजनाएं चल रही है उन योजनाओं पर जो प्रचार के अंदर खर्च किया जाता है, अगर उस पैसे को आप अगर देखिएगा, वो पैसा जो इस देश के प्रिंट मीडिया, टेलीविजन मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और तमाम जगहों पर जो पोस्टर के जरिए जो खर्च किया जाता है, जो सार्वजनिक स्थलों पे, उसको जब आप समझना शुरू कीजिएगा तो आपको हैरत होगी कि इतना बजट तो होती नहीं है, तो ये पैसा कहीं से रोटेट करके लाया जाता है। पिछले दिन सिर्फ संकेत दिए सीएजी ने कि देखिए डिपार्टमेंट का पैसा जिस पे खर्च होना था उस पे खर्च नहीं हुआ, जनता से जिस लिए टैक्स लिया जाता है उस टैक्स का पैसा उस क्षेत्र में खर्च नहीं हुआ। और इस देश में 2 मुद्दों को लेकर के बिल्कुल हंगामा हो रहा था, विपक्ष शोर करने लगा कि देख लीजिए सीएजी की ऐसी रिपोर्ट, और दिल्ली से सटे गुड़गांव के अंदर जो सड़क का जिक्र था कि इतना ज्यादा गुना पैसे में इतनी सड़क बना ली गई, तो जरा कल्पना कीजिए कि हर एक डिपार्टमेंट की फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज सामने अगर आने लगे खुल करके, तो होगा क्या इस देश के अंदर। अगर यह स्थिति अगर आरबीआई के जरिए अगर समझिए सरकार कैसे रिटर्न ऑफ कर देती है और बैंक उसको अपने लिस्ट से हटा देता है और उसके बाद से जो वसूली करता है उसको वह डिविडेंड के तौर पर दिखा करके वो सरकार को सौंप देता है, सरकार उसके अब बताती है कि बैंक वाले कितने। इसके आगे क्या यह एक पूरा सिस्टम को गढ़ने की जरूरत इस देश के भीतर में है, या इस देश के भीतर जो विभाग काम कर रहे हैं उनको अपना सिर्फ काम करने दे दिया जाए? स्वतंत्र रूप से अगर वो काम करने लगे तो सरकारों को ईमानदार रहना होगा, जनता लोगों के प्रति जवाबदेही होगी उनकी। हर मंत्रालय, विभाग और विभाग को संभाला हुआ जो मंत्री होते हैं, जनता लोगों के बीच अपने मंत्रालयों की बातों को लेकर के जाएंगे। ऐसी स्थिति क्या इस देश के अंदर आ सकती है? अगर ऐसी स्थिति तो पहले कभी भी नहीं थी, और इस देश के भीतर में वाकई ऐसी स्थिति लगातार रही।
ये पुरानी कोई बात नहीं कि ऐसा 1000, 2000, 5 साल पहले का जिक्र हो रहा। यह बीते 10, 15, 20, 25 वर्ष पहले यह सब कुछ होते चला। इंदिरा गांधी तक के सत्ता के जब काल था तो उस टाइम भी काला चिट्ठा जब सामने खुल करके आती थी। मनमोहन सरकार के दौर में भी वो काला चिट्ठा सामने आया कि अलग मसला के परसेप्शन के आधार पर सीएजी ने उस समय राजनीतिक बूथ को बना लिया और विनोद राय की हर रिपोर्ट उस पे सेक्शन, उसको जो ऐसा होता तो इतना लाभ होता, ऐसा होता तो इतना मुनाफा होता, इस तरह की बातें, राजस्व इतना बन जाता। और बाद में वो पता चला वो पूरा पॉलिटिकल एंगल लगातार उठाया जा रहा था। लेकिन सवाल एक पल के लिए आप सोचिए कि इस हमारे भारत देश के बीच की सरकार जो निकली हुई, जो उनके अंदर से रिपोर्ट जो लोग मानता है क्या, और पत्रकार मीडिया जब उसको बतलाता है तो क्या सरकार पर दबाव पड़ता है? यह परिस्थिति बीते 9 सालों से इस देश में गायब ही हो गई। और जब 4-5 विभागों का नाम जब हम लिए, आखिरकार इस देश के भीतर जो पत्रकार को जरूर इसका जिक्र होना चाहिए, जिसका काम ही है इस देश की सरकार से सवाल करना, या जिसका काम ही है कि इस देश के लोगों के लिए जो नीतियां हैं, जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, बहुत सारी बातें हैं जो लोगों तक पहुंचती है, नहीं पहुंचती, सरकार जो कहती है उससे कहती है या कर भी रही है। इसी का परीक्षण अगर पत्रकार अगर करना शुरू कर दे, टेलीविजन मीडिया और प्रेस मीडिया, तो देख लीजिए कि इस देश के भीतर कैसी परिस्थिति उभर करके आएगी। और आप चुनाव के इंतजार में है और इस देश के भीतर में ऐसे मुश्किल हालातों में क्या वाकई एक अच्छा नेता खोजा जा रहा है? लेकिन नेता भी खोजिए तो जो सिस्टम को महत्व दे और समझाए कि ऐसा सिस्टम जिसकी जवाबदेही लोगों के ऊपर रहेगी और जनता की जवाबदेही के साथ इस देश की सरकार को काम करना होगा। एक व्यक्ति कोई नहीं होगा, इस एक व्यक्ति की परिस्थिति को इस देश के भीतर में संविधान के हिसाब से लागू चेक एंड बैलेंस करने वाली जो पिलर्स हैं, जो न्यायपालिका है, कार्यपालिका है, जो विधायक है, अगर सबको हड़पने की, ढकारने की कोशिश अगर कोई सत्ता करने लगे तो आप समझ लीजिए कि इस देश की परिस्थिति क्या हो सकती है। और चुनाव आयोग अगर चुनाव के समय अगर सत्ता में देने लगे तो आप सोचिए कि क्या हो सकता है। हाथ खड़े होगा या फिर कुछ और होगा। तो चुनाव आयोग को सक्रिय होकर के काम करना चाहिए, हर विभाग को सक्रिय होना चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।